कर दीजिएगा कि आपको नज़र आ रही है। जी। स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ जी सर, विजिबल है। ओके। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बड़ा सेंसिटिव नेचर का टॉपिक है। और इसकी एक सबसे मैं समझता हूँ कि तल्ख हकीकत ये होती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हमें यानी टॉक्सिसिटी हमें ज़्यादा उन लोगों में मिलती है जो हमारे करीब होते हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी रिलेटिव्स हैं। इवन सम पेरेंट्स कुड बी टॉक्सिक आल्सो फॉर देयर चिल्ड्रन, और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो अपने बच्चों के लिए टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या उनका जो बिहेवियर है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ को, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। सो टॉक्सिसिटी जो है वो आपको किसी अजनबी से नहीं मिलती, क्योंकि आपकी उसके साथ इतनी इंटरेक्शंस नहीं होती और आपके साथ इतनी एक्सपेक्टेशंस बाउंड नहीं होती, इतनी ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस नहीं होती। तो ये ज़्यादातर टॉक्सिसिटी आपको उन लोगों से मिलती है जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो हैं वो इस वाले से बहुत तल्ख रहे हैं। और इसलिए मुझे इस चीज़ का बहुत बखूबी अंदाज़ा है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो किस तरह आपकी ज़िंदगी को हर तरह से चेंज करने की ताकत रखते हैं। और अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो दैट कुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, पार्टनर के लिए, आपकी किसी भी डोमेन ऑफ लाइफ को वो डैमेज कर सकते हैं। सो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होते हैं ये आपकी ख़ास तौर पर इमोशनल डिस्ट्रेस का बायस बनते हैं। आप अपने आप को इमोशनली बर्डन पाते हैं ऐसे शख्स के साथ। आपको उससे बात करके, उससे मिलकर या अपने साथ बाइंड करके किसी तरह की कोई सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती। आप उनसे जब बात करते हैं, कोई निगोशिएशन करते हैं, कोई आर्गुमेंटेशन करते हैं, तो उसके बाद आपको कोई जहनी सुकून महसूस नहीं होता। आपके अंदर इरिटेशन बढ़ जाती है, इमोशनली आप बर्डनड हो जाते हैं, इमोशनली यू बिकम डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस जो मैंने अपने लास्ट वर्कशॉप में भी डिफ़ाइन किया था कि स्ट्रेस की ये एक नेगेटिव टाइप है, क्योंकि स्ट्रेस अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो जो बुरी डिस स्ट्रेस डैट इज़ डिस्ट्रेस, जो हमारी फंक्शनैलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है फंक्शनली, इसी तरह फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, हर लेवल पर इसका इफ़ेक्ट होता है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसा होता है कि वो बंदा जिससे आप रिलेशनशिप में हैं किसी भी तरह से, उसकी वजह से आप इमोशनली डिस्ट्रेस रहते हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबहात का शिकार होते हैं। और इससे आपको इमोशनली, मेंटली भी नुकसान होता है। इमोशनली भी आप हार्म होते हैं, मेंटली भी हार्म होते हैं, फिज़िकली भी आपको साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो वो सिर्फ आपकी ब्रेन तक एक्टिविटी नहीं रहेगी, उसने फिज़िकली अपने आप को शो करना है, वो चाहे कुछ अरसे बाद शो करे या चाहे वो अचानक शो करे, लेकिन फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्योंकि ये चीज़ हमारे पाकिस्तान और कल्चर में बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज की जाती है कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ का तो हम मानते हैं कि वो उसका एक वजूद है, लेकिन मेंटल हेल्थ का वजूद है इसको हम नहीं मानते। और इसी वजह से कई ऐसे लोग जो हैं वो अप्रोच नहीं करते अपने इश्यूज़ के लिए, और वो कई तरह के गलत स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। सुसाइडल रेट बढ़ जाते हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है, इसलिए कि उन्होंने मैनेज नहीं किया। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है कि जो आपको जज्बाती तौर पर उलझा दे, आप उलझन का शिकार हो जाएं। आप जैसे जब किसी से रिलेशनशिप में होते हैं तो आपकी एक सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि ये आपकी एक सेकेंडरी मोटिव है। आपका किसी भी शख्स के साथ कम्युनिटी में होना, उसके साथ बाइंड होना, ये आपकी एक ज़रूरत है। और जब इंसान की ज़रूरत पूरी होती है तो उसको तस्कीन मिलती है।
लेकिन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जिसके मिलने से आपको कोई खुशी नहीं होती, बल्कि आप मज़ीद तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं, और आपके लिए वो एक इम्तहान से कम नहीं होता कि आपने उस चीज़ को कैसे करना है। तो ये हम आगे इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे कि हम ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जैसे अपने अपने आइडियाज़ शेयर किए कि टॉक्सिक हर इंसान की एक अपनी लाइफ है, और उसने कई तरह से अपने तरीके से लोगों को जज किया है। हमारी अपनी, हर इंसान की अपनी वैल्यूज़ और बाउंड्रीज़ होती हैं। हर वो इंसान जो हमारी उन बाउंड्री और वैल्यूज़ को तोड़ता है वो टॉक्सिक है। ठीक है। सो ये एक जनरल डेफिनेशन है। ये इसकी कोई जामिया तारीफ़ नहीं है कि सिर्फ यही इसकी तारीफ़ बनती है। ये सिर्फ इसकी एक आसान अल्फाज में तारीफ़ है कि ऐसे रिश्ते जो आपको जज्बाती तौर पर परेशान करें, आपको उलझन का शिकार करें, इसी तरह आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ और आपके अंदर मेंटली फिज़िकली हार्म का बायस बने, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं। ये रोमांटिक भी हो सकते हैं, यानी कि मैरिटल बिटवीन द, जैसे कि आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है, तो इन रिलेशनशिप्स में भी टॉक्सिसिटी पाई जाती है। इसी तरह मैरिटल जो कपल्स हैं उनमें भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर इस तरह का हो कि वो अगले को टफ़ टाइम दे। फैमिली के अंदर आ सकती हैं चीज़ें। फ्रेंडशिप सर्कल के अंदर कई लोग होते हैं जो आपके मुंह पर बहुत आपके खैर ख्वाह नज़र आते हैं, लेकिन वही लोग आपकी टांगें खींच रहे होते हैं, और आपको यकीन नहीं होता जब आपको इस चीज़ का पता लगता है कि उस शख्स ने आपके हवाले से ये बात की। तो ये वर्क कंटेक्स यानी कि वर्क प्लेसेस के अंदर भी जो प्रॉब्लम है ये इन तमाम लेवल पर एग्जिस्ट करती है। अब हमें पता है या नहीं पता है, ये एक अलहदा बहस है, और हम उसको मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम उसको बोदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमारा पर्सनल डिसीजन होता है। और ये अगर हम मैनेज नहीं करते तो डैट कुड बी प्रॉब्लमेटिक। सो इससे आगे फॉरवर्ड चाहें तो स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा था, तो कौन सी खसूसियात हैं जो टॉक्सिक लोगों में हमें नज़र आती हैं। सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ, जो मेरा ज़ाती एक ख्याल है, कि वो लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटिव होते हैं। वो आपको इतनी जल्दी आपकी बहस में जीतने नहीं देते, और वो आप गलत करेंगे भी तो इस तरह से आपको गैस लाइट करेंगे कि आपको लगेगा कि आपने गलती की है, और वो आपको अपने फ़ायदे के लिए, अपने किसी भी इस तरह के मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे और आपको गिल्ट में डालेंगे। आप अगर उनको कंप्लेन करेंगे कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो उसको कन्फेस नहीं करते, बल्कि वो आपको मैनिपुलेट उल्टा करते हैं, और आपको गिल्ट में डाल देंगे कि आपने शायद उसको ऐसा बोलकर गलती कर दी है और आपने उसके साथ ज़्यादती की है। सो ये मैनिपुलेशन, दूसरों को कंट्रोल करना, ये ऐसे लोगों में बहुत डार्क साइकोलॉजी से आप लोग वाकिफ़ होंगे। डार्क साइकोलॉजी तो पूरी मैनिपुलेशन की एक फील्ड है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स देखते हैं कि हम किस तरह से दूसरे इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अपने साथ एग्री कर सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर कुछ लोगों में नेचुरली ये करैक्टरिस्टिक पाई जाती है, और कुछ लोग इसको फोर्सली यूज़ करते हैं इन टेक्निक्स को। गैस लाइटिंग, जैसे मैं बोला कि ये लोग गैस लाइटिंग बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप उनको उनकी गलती बताएंगे तो वो कभी भी अपने ऊपर बात नहीं आने देते। वो सारी की सारी बात का जो मुद्दा है, सारा जो ब्लेम होगा, वो आपको इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि आपको लगेगा कि आपने गलती की है या आपकी वजह से ऐसे हुआ है, यानी कि वो अपने ऊपर बात नहीं आने देते। और ऐसे लोग ज़्यादातर नेचुरली अगर देखा जाए तो नार्किसिस्टिक जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो ब्लेम शिफ्टिंग, जैसे मैंने बताया, गैस लाइटिंग इसी को कहते हैं कि मैं अपना इल्ज़ाम अगले के साथ डाल दूँ, दैट विल बी गैस लाइटिंग। और अगर अगला इंसान भोला है, शरीफ है, तो वो इस बात को समझ नहीं पाएगा, इस चालाकी को समझ नहीं पाएगा, और वो उस गैस लाइटिंग का शिकार हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि वो जो टॉक्सिक इंसान है उसकी एक समझें कि एक सेटिस्फेक्शन होगी, उसको सुकून मिलता है जब वो किसी भी इंसान को अपने आगे मात देता है, तो वो उसके लिए किसी जीत से कम नहीं होता।
कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, जो टॉक्सिक लोग हैं वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपको रिगार्ड नहीं करेंगे। आपने अगर एक गलती की है तो आपकी सारी की सारी जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, वो उसको परे रख कर आपकी उस गलती को इस तरह प्रोनाउंस करेंगे कि आपको लगेगा कि आपने कुछ ठीक किया ही नहीं। तो वो ऐसे लोग जिनके मुंह पे हर वक्त नुक्ताचीनी होती है, वो आपके खामियां आपको सिर्फ बताते रहते हैं, उन्होंने कभी आपको प्रेज़ नहीं किया, आपको मोटिवेट नहीं किया, आपको रिगार्ड नहीं किया। तो आप ये चीज़ खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी इस तरह की करैक्टरिस्टिक शो की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजी में चूँकि हम हैं, इसका ताल्लुक़ तकरीबन 4 से 5 साल तो हो ही गए हैं हमें इस फील्ड के अंदर। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा और इन चीज़ों का जो एक कहते हैं ना कि एक ज़ाती तजर्बा, वो इससे पहले भी हमें काफ़ी रहा है। और साइकोलॉजी जब हमने की और इसमें इन चीज़ों को देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी ज़्यादा सीखा भी। और कोशिश यही है कि लोगों की, दूसरों की भी मदद इस वाले से की जाए। लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज़, ये लोग आपकी बाउंड्रीज़ को ब्रीच करने में, उनको क्रॉस करने में कोई वक्त नहीं लगाते। इनके लिए कुछ भी लिमिट से बाहर जाना किसी भी हवाले से वो कोई मुश्किल नहीं होता। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी बाउंड्रीज़ को, जैसे मैं पहले भी बताया था, आपकी बाउंड्रीज़, आपकी वैल्यूज़, आपकी ज़ात को, आपकी आपके जो असूल हैं, आपके जो कायदे कवानीन हैं, ये उनको नहीं मानते। ये सिर्फ अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपना हुक्म आपके ऊपर नाफिज करना जानते हैं, अपनी गलती आपके सर पर डालना जानते हैं, आपको हर वक्त नेगेटिवली कमेंट करेंगे, आपकी अगर तारीफ़ करेंगे भी तो उसमें नैगिंग करेंगे। नैगिंग से आप लोग सब वाकिफ़ होंगे कि उसमें इस तरह से अगले को एहसास दिलाया जाता है कि हमने उसकी तारीफ़ भी कर दी और उसके अंदर नुक्स भी निकाल दिया। जैसे कि अक्सर औरतें हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं कि किसी फंक्शन पर अगर देख लें किसी को ड्रेस अच्छा पहने हुए, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अपना वो एक ग्रज निकालने के लिए कि आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है, लेकिन अगर ये कलर होता तो ज़्यादा प्यारा लगता। अब उसने तारीफ़ भी कर दी और उस अगले शख्स को उसने साथ ही हिट भी कर दिया। ठीक है, तो ये नैगिंग होती है कि हम किस तरह से अगले बंदे को मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसे लोग बाउंड्री को नहीं मानते। ऐसे लोग रिस्पेक्ट आपकी, अगर आप कहें कि आपको दिल से या आपका एहतराम करते हैं, तो ये कोई नहीं करते। आपसे जब मतलब होगा तो भी ये बहुत मीठे प्यारे आपको नज़र आएंगे, और जब पूरा हो जाएगा तो ये आपको बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं। मैनिपुलेटिव होते हैं, इनके अंदर जेलसी फैक्टर, नार्किसिस्टिक फैक्टर, पोजेसिवनेस, आइसोलेशन, ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें टॉक्सिक किसी भी इंसान के अंदर, वो चाहे किसी भी डोमेन में हमारे साथ है, ये करैक्टरिस्टिक उस इंसान के अंदर हमें नज़र आती हैं। ये सारी भी हो सकती हैं, ये इनमें से कोई एक दो भी हो सकती हैं। ये हमें इस चीज़ का जो है नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए टॉक्सिक हैं और मैंने इनको कैसे शटअप कॉल देनी है। तो करैक्टरिस्टिक्स के बाद इसके जो रेड फ्लैग्स हैं, इससे होता क्या है, यू फील ड्रेन्ड आफ्टर इंटरेक्शन। जैसे मैंने शुरू में बात की थी, ऐसे लोगों से बात करके आपको कोई तसल्ली नहीं मिलती। ऐसे लोगों से जब आप बात करते हैं तो आप मज़ीद बोझ का शिकार हो जाते हैं, आप मज़ीद जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, आपके अंदर इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन मज़ीद बढ़ती है। तो आप ड्रेन्ड फील करते हैं, आप अपने आप को एक समझें कि एक बेबस इंसान समझ रहे होते हैं उस वक़्त जब आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। यू वॉक ऑन एग शेल्स अराउंड देम, ये बिल्कुल इस तरह है कि आपने अंडे के छिलकों के ऊपर चलना है और वो टूटे भी ना। तो ये जो लोग होते हैं ये बड़े ज़्यादा समझें कि सख्त तबीयत के इंसान होते हैं, जो अपनी समझते हैं कि हमारे कवानीन के ऊपर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और जब जो हम चाहते हैं वैसा ही होगा तो सब ठीक है, वरना कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। तो ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं। सो दे मेक यू क्वेश्चन योर सेल्फ वर्थ, वो आपको आपकी नज़र में इतना ज़्यादा लो कर देते हैं कि आप अपने आप को डिफेंड ही नहीं करते। अगर ऐसे शख्स के साथ आप आर्गुमेंटेशन कर रहे हैं, उसके साथ बहस व मुबासा कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपकी बात को सुनेगा नहीं। वो इस तरह से आपकी बात को लेगा कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो आप अपने आप को उसके सामने छोटा फील करें,
और जब आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो आपको हराना आसान होता है, आपको मैनिपुलेट करना आसान होता है। तो ऐसे लोग आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, उसको डैमेज करते हैं, उसको पहले सवालिया निशान बनाते हैं आपकी नज़रों के अंदर। और आप जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते तो आप किसी की भी बात में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। यू फील एंग्जियस, गिल्टी, कंफ्यूज आफ्टर इंटरेक्शन विद देम, आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद देम, यू आर अफ्रेड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। जैसे कि ये जो ख़ास तौर पर ये वाला जो सेंटेंस है, ये टॉक्सिक पेरेंट्स के लिए बहुत फिट होता है, कि जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट होते हैं, उनकी कोई भी गलती की गुंजाइश उनके अंदर वो नहीं छोड़ते, बहुत डांट डपट और बहुत ही फिज़िकली या इमोशनली हैरेसमेंट का वो शिकार अपने बच्चों को बनाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं ऐसी इन्वायरमेंट में जब रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुल के नहीं रह ज़िंदगी गुजारते, अपने वालदैन के सामने भी अपनी किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करते, और वो अपनी इन चीज़ों की जो नीड्स होती हैं, जो इमोशनल नीड्स होती हैं, फिर वो बाहर दूसरे लोगों से पूरी करते हैं। तो ये ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं, आप ये चीज़ भूल जाएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, आपको समझेंगे, और आप उनके सामने अपने आप को खोल के रख सकते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो लोग टॉक्सिक जो नहीं होते, वो आपकी बात को सुनते भी हैं, आपको दिलासा भी देते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं। हम देखते हैं कि हम बहुत से लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक इंसान ऐसा होता है जो सिर्फ मशवरा नहीं देता, जो सिर्फ दुआओं से काम नहीं लेता, वो आपके साथ खड़ा होता है और आपकी हर तरह से हेल्प करता है जितनी उसकी इस्तात होती है। लेकिन जो लोग मैं पर्सनली, मैं अगर अपनी वैल्यूज़ की बात करूं, तो मैं कभी भी किसी की भी सिंपथी को, एम्पथी को एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि मुझे ये चीज़ें फ़जूल लगती हैं। कि जो शख्स सिर्फ अल्फाज से काम ले रहा है, और आपको जो प्रॉब्लम है वो रियल है, डैट इज़ इन वर्ल्ड नॉट इन द वर्ड्स, वो दुनिया से ताल्लुक़ रखती है, अल्फाज से ताल्लुक़ नहीं रखती। तो अल्फाज आपको कुछ हद तक मोटिवेट तो कर देते हैं, लेकिन कई बार आपको सिर्फ अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक थपकी की ज़रूरत होती है, आपको एक सहारे की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ अल्फाज से नहीं मिलता। तो ये हर इंसान की एक अपनी मेंटालिटी है। मैंने अपनी शेयर की है, आप लोगों की अपनी होगी। तो अपने आप को एक्सप्रेस करें, हर इंसान के सामने नहीं करें। ये चीज़ अपने पल्ले बांध लें। अगर आपने अपने आप को हर इंसान के सामने खोलना शुरू कर दिया, तो आपकी जो वर्थ है वो बड़ी तेज़ी से नीचे जाएगी, और यही लोग आपकी इन बातों को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जब आप पर कोई गलत वक्त आता है। सो अपनी बात किसी ऐसे शख्स के साथ करें जो सिंसियर है, जो मैनिपुलेटिव नहीं है, जो एक्टिव लिसनर है, जो एम्पथी शो करता है, सिर्फ सिंपथी नहीं। क्योंकि सिंपथी जो है वो हमारे अंदर मज़ीद वीकनेस क्रिएट करती है। तो एम्पथी जो है, साइकोलॉजी इसको प्रेफर करती है अबव द सिंपथी। तो अपने रिलेशनशिप्स के अंदर सिंपथी की बजाय एम्पथी यूज़ करेंगे, तो आपको एक तो सेटिस्फेक्शन में भी आपकी अच्छा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट होता है एम्पथी का, और आपके रिलेशनशिप्स में भी बेहतरी आती है। सो इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का मेंटली हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ऐसे लोग जो टॉक्सिक लोगों के साथ या टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो चाहे बच्चे हैं, चाहे वो जॉब होल्डर्स हैं जो ऐसे वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं जिनका बॉस या कलीग टॉक्सिक हैं, या मैरिटल कपल्स हैं जिनके अंदर कोई कपल के अंदर से कोई पार्टनर टॉक्सिक है, तो ऐसे लोग बड़ी जल्दी एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जब उनको कोई दूसरी सोशल सपोर्ट भी ना हो। लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप रहते हैं तो वो आपको आपकी कमियां इतनी गिनाते हैं और आपको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप अपनी असल स्किल्स को और अपनी इन तमाम चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ तब होती है जब हमें मैनेज करना नहीं आता, जब हमें पता नहीं होता कि अगला बंदा टॉक्सिक, तो हमने किस तरह से उसको हैंडल करना है। ओवर थिंकिंग में जा सकता है ऐसा शख्स। रूमिनेशन और टॉक्सिस, ओवर थिंकिंग, ये तकरीबन एक ही चीज़ें हैं। ओवर थिंकिंग ये होती है कि आप सिर्फ एक बात को बार बार नहीं सोचते, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को सोच रहे होते हैं। लेकिन रूमिनेशन ये है कि आप किसी एक सेंटेंस को अपने दिमाग में बार बार प्ले कर रहे हैं, किसी एक मामले को बार बार सोच रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं मेंटली आपको इफ़ेक्ट करती हैं जब आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर रहे होते हैं। पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लाइक सिम्टम्स, आपको बार बार ऐसे बंदे की बातें आपके कानों में गूंजेंगी
या आपके साथ उसने जो भी मामला किया वो बार बार आपकी आंखों के सामने आएगा। सेम उस तरह जैसे कि पीटीएसडी के मरीज़ के साथ कोई भी जो ट्रॉमा गुजरा होता है उसके फ्लैशबैक्स उसको बार बार आते हैं और वो स्ट्रेस में जाता है। इसी तरह टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी ये देखा गया है कि जब हम किसी ऐसी इंटरेक्शन से गुज़रते हैं जो किसी ट्रॉमा से कम नहीं होती, ऐसे शख्स की बातें, तो वो चीज़ें हमारे अंदर पेवस्त होना शुरू हो जाती हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी में रूट कर जाती हैं और उसकी वजह से हमारे अंदर ट्रॉमा रिलेटेड स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। फियर ऑफ फ्यूचर रिलेशनशिप्स, इन लोगों के साथ आपका जो एक तजर्बा गुजरा ज़िंदगी का, इसकी वजह से आप क्या करते हैं, अक्सर लोग उन चीज़ों को, रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देते हैं और उनको ये लगता है कि अगर ऐसा रिलेशनशिप मैं किसी और के साथ बनाऊंगा तो मेरे साथ दोबारा ऐसा ही होगा, यानी कि वो रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देता है और इसकी वजह से वो फिर मज़ीद रिलेशनशिप से घबराता है। जबकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर एक वक्त एक जैसा नहीं होता और हर तजर्बा भी एक जैसा नहीं होता। तो ये होता है कि आपने किसी भी डोमेन के ऊपर आपको कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है, आप उसको लर्निंग के तौर पर ज़रूर लें, लेकिन आप उसके ऊपर अपने आप को स्टक नहीं करें, आप उसके रिज़ल्ट्स को जनरलाइज नहीं करें, क्योंकि ये कोई साइंस नहीं है, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी के ऊपर साइंस के रूल्स उस तरह से लागू नहीं होते जिस तरह से दूसरी फील्ड्स के अंदर लागू होते हैं। तो साइंस में तो होता है कि हम एक तजर्बा करें और रिज़ल्ट निकालें और उसको जनरलाइज कर दें। ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक शख्स गलत मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आइंदा भी इसी तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है, तो ये फियर ऑफ फ्यूचर रिलेशनशिप्स क्रिएट होती है ऐसे लोगों की। और ऐसे लोग जो हैं वो रिलेशनशिप्स किसी तरह के भी, खासतौर पर जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे ये लोग बहुत घबराते हैं। फिज़िकली देखें तो ऐसे लोग फटीग का शिकार रहते हैं जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं या उसको फेस कर रहे होते हैं। हेडक्स ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज रहते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से क्रोनिक स्ट्रेस इलनेस रहती है। ऐसे लोग जो हैं वो परेशान रहेंगे, अपनी सेहत के लिए परेशान रहेंगे और जब आप परेशानी में रहते हैं तो आपको फिज़िकली भी, आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है और आप श्योरली फिज़िकली भी सफ़र करते हैं, मेंटली सफ़र करने के साथ साथ। सोशली विड्रॉल एंड आइसोलेशन, क्योंकि अगर उसका एक बंदे के साथ ऐसा तजर्बा गुजरा जो उसके लिए एक बड़ा नागवार था, तो ऐसे लोग फिर दूसरे लोगों से भी जो है ना वो उस तरह से मिलना जुलना छोड़ देते हैं कि वो फिर घबराते हैं हर शख्स पर ट्रस्ट करने से या उससे मिलने से या उस तरह से अपने आप को सोशलाइज करने से। तो ये सोशल एंग्जाइटी की तरफ भी इंसान को लेके जा सकती हैं चीज़ें। इसी तरह लैक ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ ट्रस्ट, आपका लोगों के ऊपर ट्रस्ट बहुत कम रह जाता है। डैमेज रिलेशनशिप्स होते हैं क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप्स में अपनी एफर्ट पुट नहीं करते और ख़ास तौर पर सॉरी, ख़ास तौर पर जब आपको पता हो कि अगला बंदा किस कैटेगरी का है, जैसे कि हम एज साइकोलॉजिस्ट हैं और अगर हम इस चीज़ को देखते हैं किसी भी शख्स के अंदर, तो हम तो उसके साथ उस तरह से नेचुरली एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको हकीकत पता लग जाए और आप फिर भी उसको जुटलाएं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। तो इसी वजह से डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से सुसाइडल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली थेरेपी पहले कभी कभी इस्तेमाल होती थी, कपल थेरेपी का नाम भी कभी नहीं था, लेकिन अब ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह के इश्यूज अब रिपोर्ट होते हैं और उसकी वजह क्या होती है कि टॉक्सिसिटी या तो फैमिली के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है या रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही होती है, या वो टॉक्सिक इंसान जो है वो इस तरह से अगलों को इफ़ेक्ट करता है कि वो दूसरे लोगों के रिश्तों के अंदर भी दरार पैदा करे। तो ये आप लोगों में से मेरे ख्याल से जो ख़ास तौर पर फीमेल्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ये मीडिया से उनका एक ताल्लुक़ होता है, ड्रामे और इस तरह से। तो उसमें भी आप देखें स्टोरीज़ में क्या है कि एक शख्स कई तरह के रिलेशनशिप्स को मैनिपुलेट कर रहा होता है और उनके अंदर गलत फहमियाँ और उसके अंदर दूरियाँ और तकालीफ को बढ़ा रहा होता है। ये टॉक्सिक लोग होते हैं जो खुद भी अपनी ज़ाती और जहनी तस्कीन के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, चाहे वो जज्बाती हो चाहे वो फिज़िकली हो। फियर ऑफ इंटीमेसी और वल्नरेबिलिटी, ऐसे लोग जो हैं वो किसी के ज़्यादा क्लोज नहीं होते, किसी के साथ बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते, किसी के साथ
बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते, क्योंकि उनका एक ट्रस्ट जो वैल्यू होती है इंसान की, वो जब एक बार टूटती है तो वो दोबारा किसी पर भी उस तरह से कभी बांध नहीं पाती। तो इसलिए ये सोशल लेवल पर देखें तो ऐसे लोग सोशली बड़े वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके तजर्बात जो होते हैं किसी एक इंसान या मुख्तलिफ इंसानों के साथ, अगर उसको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पाला पड़ा है जो टॉक्सिक थे, हर जगह पर ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसा शख्स जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलने वाला नज़र नहीं आएगा। वो अपने आप में रहना पसंद करेगा और वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल रखेगा किसी के साथ भी कोई रिलेशन या फ्रेंडशिप के हवाले से। तो ऐसे लोग इंटीमेट नहीं होते रिलेशनशिप्स में, सोशली इंटीमेट नहीं होते, और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि उनको कोई भी बंदा मैनिपुलेट, क्योंकि अगर आप एक बार मैनिपुलेट हो गए हैं तो मतलब आप दोबारा भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पहले पता लग गई कि मैंने किस तरह से मैनिपुलेट होने से बचना है और टॉक्सिसिटी को कैसे फेस करना है, तो आप अपने अंदर इम्यूनिटी और रिजिलियंस क्रिएट कर सकते हैं, जो मेरा मकसद है आप लोगों को आज उस वाले से गाइड करने का। सो इम्पैक्ट के बाद इसकी जो टाइप्स हैं, जैसे मैं बोला कि आपको ये मुख्तलिफ डोमेन्स ऑफ लाइफ में नज़र आएंगी, रोमांटिक पार्टनर्स के अंदर भी नज़र आएंगी। कई पार्टनर्स होते हैं जो कंट्रोलिंग होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। इसी तरह पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर देखें तो पेरेंट जो हैं वो अक्सर टॉक्सिसिटी का बायस बन रहे होते हैं। अक्सर बच्चे वालदैन के लिए टॉक्सिसिटी का बायस बन रहे होते हैं, और इसकी वजह क्या होती है कि वालदैन या तो निगलेक्टिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, जैसे कि जो हाई क्लास लोग हैं, आपको पता है कि उनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो अपनी औलाद को टाइम नहीं देते, वो उनकी ज़रूरियात उनसे नहीं पूरी करते। ज़ाती ख़ासतौर पर जो जज्बाती ज़रूरियात, जो एक अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक फ़ैक्टर रखा है जो हमारे वालदैन से ही पूरा होता है, अगर वो उसको पूरा नहीं करेंगे तो वो एक खला छोड़ देगा हमारी शख्सियत के अंदर, और वो पूरी ज़िंदगी उसी खला के साथ ऐसा इंसान गुजारता है। और अगर उसकी किस्मत है तो उसको अच्छा पार्टनर मिल जाए तो हो सकता है कि वो हील करे। लेकिन अक्सर आजकल ख़ासतौर पर जिस तरह का दौर चल रहा है, पेरेंटिंग बहुत पुअर है, और हमारे वालदैन को, पेरेंट्स को, ख़ासतौर पर जो न्यू कपल्स हैं उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किस तरह से बच्चे को फिज़िकली ग्रो करना है, किस तरह उनको मेंटली ग्रो करवाना है, किस तरह उनको सोशली ग्रो करवाना है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पेरेंट चाइल्ड डायनामिक्स में भी नज़र आ सकती हैं। गिल्ट ट्रिपिंग, ख़ासतौर पर जो टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव पेरेंट होते हैं वो बच्चों को गिल्ट में डालते हैं। अगर बच्चा अपनी कोई मर्ज़ी करना चाहेगा, जैसे कि अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा अपनी मर्ज़ी का कोई कैरियर शो करना चाहता है, उसको परसू करना चाह रहा है, उसको चूज़ करना चाह रहा है, वो घर वाले कह रहे हैं नहीं तुमने डॉक्टर बनना है, तो वो उसके ऊपर क्या करेंगे, उसकी ज़िद पर उसको फिर गिल्ट में डालना शुरू कर देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारा ख्याल किया, और आज तुम हमारी बात मानने से इनकार कर रहे हो। इस तरह वो उस शख्स के अंदर, बच्चे के अंदर गिल्ट पैदा करना शुरू कर देते हैं, और हमारे बहुत सारे बच्चे इस गिल्ट ट्रिपिंग का शिकार हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि वालदैन ने अपनी मर्ज़ी तो करवा ली है, लेकिन उस बच्चे की जो अडल्ट लाइफ थी, मेंटल हेल्थ थी, और अक्सर लोग बच्चे जो हैं वो अपने उस कैरियर में कामयाब भी नहीं हो पाते, तो वक्त भी ज़ाया हुआ, रिलेशनशिप में भी इशू आया, और जो टॉक्सिसिटी थी वो एक अलहदा से फैक्टर उसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। फ्रेंडशिप्स के अंदर हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ये एक सियानों ने जैसे कि कभी किसी आपने भी सुनी होगी ये वाली कोटेशन के, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और हर मुस्कुरा के देखने वाला आपका खैर ख्वाह नहीं होता। तो ये चीज़ें हमें कब मिलती हैं, कब सीखने को मिलती हैं, जब हमारा किसी ऐसे लोगों से पाला पड़े या हमें कोई बताने वाला हो। तो जैसे कि मैं तो ये समझता हूँ, सीधी बात है कि मैंने जितने भी लोगों को आज तक इन चीज़ों के हवाले से गाइड किया है, उन्होंने इस चीज़ को पर्सनल अपनी इंसल्ट समझी कि ये हमारी कोई गलतियाँ या हमारी ज़ात के अंदर इस तरह से खामियां निकाल रहा है, हमें गाइड नहीं कर रहा। तो गाइडेंस होती है कि जब आप किसी को बताएं कि आपने इस शख्स को कैसे डील करना है, फ़लाने शख्स को कैसे डील करना है, उसकी क्या इंटेंशंस हैं, या वो किस तरह का इंसान है, तो बहुत कम लोग हैं जो आजकल आपको उसी तरह से सुने जिस तरह आप चाह रहे होते हैं कि आपको सुना जाए। तो इसलिए अपने अल्फाज जो हैं उनको देख कर इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि आप अपने आप में हमेशा
नेचुरल रहें, जो अंदर हैं वही बाहर रहें। अगला आपको जैसे मर्ज़ी परसेप्ट करे, ये उसकी अपनी परसेप्शंस हैं, उसकी अपनी सोचने की एक सलाहियत है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। वर्क प्लेस के अंदर देखें तो ख़ासतौर पर कुलीग्स हैं जो बुली कर रहे होते हैं, इसी तरह कभी टॉक्सिक बॉस होता है जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन डाल रहा होता है, या आपको इंसल्ट करता है, बात बात पर इंसल्ट करता है और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। नार्किसिस्टिक ख़ास तौर पर जो खुद के फ़ायदे के लिए काम करते हैं और उसमें चाहे अगले का नुकसान हो रहा हो। तो ऐसे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अंदर आते हैं, ये रोमांटिक में भी हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड के दरमियान में भी हो सकती है, फ्रेंडशिप्स के अंदर भी आ सकता है, कुलीग्स के अंदर भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि टॉक्सिसिटी किसी एक डोमेन ऑफ लाइफ का हिस्सा नहीं है। ये आपको कहीं पर भी मिल सकती है, किसी भी इंसान में मिल सकती है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। आप अगले को मैनेज नहीं कर सकते। ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ मैनेजमेंट प्लान के हवाले से, कि आपने जब भी टॉक्सिसिटी को फेस करना है तो आपने इस बात पर ताकत नहीं लगानी कि आप अगले को सुधार लें। आपने अपने ऊपर काम करना है कि आपने अपने आप को कैसे मैनेज रखना है और आपने किस तरह से अपने आप को सेव करना है ऐसे इंसानों से या उनकी टॉक्सिसिटी से। स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको अवेयरनेस होगी और अगर आपके पास नॉलेज होगा कि टॉक्सिसिटी असल में होती क्या है और कैसे लोगों में ये नज़र आती है, तो ही आप उसका कुछ सद्भाव करेंगे। तो इसलिए आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए टॉक्सिसिटी से, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए कि आप टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान सकें। और ये चीज़ ख़ास तौर पर हमारे रिलेशनशिप में ना, ये एक समझें कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है कि हम अपने जो रिश्ते का एक लेबल इस्तेमाल करके अगले को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। और हमारे दिमाग में वो इस तरह का कंसेप्ट बना देते हैं कि ऐसा शख्स जो आपकी आपके लिए खावंद है या आपके लिए बाप बतौर बाप है या माँ है, वो टॉक्सिक नहीं हो सकता। तो ये टॉक्सिसिटी को डिनायल में डालने की कोशिश होती है कि अगर वो शख्स टॉक्सिक है भी है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने देता कि वो टॉक्सिक है। तो इसलिए आपकी जो पर्सनल जजमेंट्स हैं और पर्सनल इन चीज़ों के हवाले से, जैसे करैक्टरिस्टिक्स की बात की, आपको अगर वो नज़र आती हैं तो आप अपने आप को चुकन्ना करें और उसके लिए आप जो भी स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें कि उस शख्स की टॉक्सिसिटी को आप कम नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने ऊपर मेहनत और काम करके। सेट एंड इन्फोर्स द बाउंड्रीज विद दैट पर्सन। वो चाहे आपका कोई कलीग है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है, चाहे आपकी कोई रिलेटिव्स हैं, कोई भी शख्स है, आप उसके साथ एक बाउंड्रीज़ को सेट करें। ऐसे लोग हमेशा फंसते हैं जो अपनी बाउंड्रीज़ नहीं बनाते किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी दोस्त या किसी भी शख्स के साथ वो बाउंड्री नहीं क्रॉस एक डिफ़ाइन करते कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरी लाइक्स हैं, ये मेरे डिसलाइक्स हैं, ये मेरी कमिटमेंट है, मेरी ये हदूद हैं, मेरी इतनी कैपेसिटी है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो ये जो डिफाइन करना होता है बाउंड्रीज़ को और अपनी बाउंड्रीज़ अगले को बताना होता है ताकि वो उसको क्रॉस ना करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। अगर वो टॉक्सिक नहीं भी होगा ना तो वो फिर भी आपको डैमेज कर सकता है क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया। तो हमेशा अपनी ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएं तो आप बाउंड्रीज़ को बनाएं, आपकी अपनी ज़ात के साथ भी इस तरह की कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप अपने असूलों पर खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपकी बाउंड्री सिर्फ दूसरे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, अपने साथ भी होनी चाहिए। और हम सबसे ज़्यादा ज़्यादती जिसके साथ करते हैं वो अपनी ज़ात है। हमारी सोच का, फ़िक्र का, हमारी कोशिश और मेहनत का जो महवर है ना, वो सारा दिन ज़्यादा दूसरे लोग होते हैं। बच्चे हैं, वालदैन हैं, मियाँ हैं, बीवी हैं, अपने लिए टाइम नहीं होता कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको भी आराम की ज़रूरत है, आपको भी किसी शख्स की ज़रूरत है जो आपको सुने और आपकी तकलीफ़ बांटे। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने अपने लिए भी काम करना है। आप अपने ऊपर अगर काम करेंगे ना तो आप एक बहुत मजबूत इंसान बनेंगे और आपको कोई भी शख्स उस तरह से यूज़ नहीं कर सकता जिस तरह से लोग आजकल आज के दौर में किसी को भी चूना लगा जाते हैं और उसको पता भी नहीं लगता। तो सेट द एंड इन्फोर्स द बाउंड्री, सिर्फ सेट नहीं करना, उसके ऊपर पाबंदी भी रखनी है।
कि सिर्फ हमारा जैसे कि होता है कि हम अक्सर बाउंड्रीज तो बना लेते हैं या कोई चीज़ का इरादा तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसको उस तरह से अप्लाई नहीं करते, और करते भी हैं तो कुछ अरसे बाद छोड़ देते हैं, खैर है देख लेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी डेंजरस होती हैं। छोटी छोटी गलतियां एक बड़े नुकसान की तरफ लेके जा सकती हैं। इसलिए कभी भी जैसे इस्लाम में भी है ना कि किसी भी गुनाह को छोटे से छोटे गुनाह को भी हकीर नहीं समझो। यानी कि वो गुनाह ही है, चाहे वो छोटा ही क्यों हो, वो ही आपको आगे बड़े गुनाह की तरफ लेके जा सकता है। तो इसलिए अपनी बाउंड्रीज़ में कभी भी गफलत ना बरतें। प्रैक्टिस द इमोशनल डिटैचमेंट। ऐसे लोगों के साथ जो टॉक्सिक हैं और आपको पता है कि ये बंदा किस तरह का है, उसके साथ कभी भी अपने आप को जज्बाती तौर पर वाबस्ता नहीं करें। उसके साथ सिर्फ काम से बात करें। उसके साथ आप सिर्फ जिस लेवल पर हैं उस शख्स के साथ, उस लेवल पर प्रोफेशनली हैं, चाहे वो आप इंडिविजुअली हैं उसके साथ रहें, लेकिन उसके साथ अपना हार्ट ओपन नहीं करें, ओपन हार्ट ना रखें उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग ना डेवलप करें। अगर आपने वो कर ली या उसने करवा ली तो आप फंस जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस द इमोशनल डिटैचमेंट। अगर आप अटैच हो जाएं तो भी ये पॉसिबल है कि आप अपने आप को रिवर्स ले आएँ। और उसके लिए क्या है कि आप अपने आप को डीबीटी सीबीटी, इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर डीबीटी पर हम आगे इस पर कोर्स शुरू करेंगे, तो उसमें बड़े ज़बरदस्त मॉड्यूल्स हैं जो मुख्तलिफ लेवल्स पर काम करते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, चाहे वो इमोशनल बर्डन है, चाहे वो डिस्ट्रेस टॉलरेंस है कि आप डिस्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपकी सेल्फ कंट्रोल है। तो इसलिए डीबीटी और सीबीटी ये दो बड़ी अहम टेक्निक्स तो थेरापीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए। तो थेरेपी यूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा मैनेज, तो आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें। ज़रूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार हों तो ही आप किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, बल्कि आप अपने डेली लाइफ इश्यूज़ के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ गिल्ट, ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप किसी हल्के फुल्के मामले के लिए, रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए जाएं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो एक डिसऑर्डर है ना, लेकिन रिलेशनशिप के इश्यूज़ ये उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपकी पूरी ज़िंदगी ठहरी होती है। ये वो बुनियाद है जिसके मुताबिक, जिसके ऊपर आपकी ज़िंदगी सारी बन रही है, और आपकी जो एक सोसाइटी सोशल लाइफ है वो गुजर रही है। अगर ये डिस्टर्ब होगी तो आपकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और आपकी उसके बाद मेंटली और फिज़िकल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो इसलिए रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, उनको लाजमी आप लोग अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें, ख़ासतौर पर वो कि जिसके ऊपर आपका बड़ा अच्छा एतमाद है और आपको पता है कि ये शख्स मेरे साथ मुखलिस है। तो ऐसे शख्स को ज़रूर अपनी चीज़ें बयान करें और आप उससे आप मशवरा लें, ठीक है। किसी अगर ऐसे शख्स आपके पास दस्तयाब नहीं है तो आप प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो आपको सुनते हैं और कॉन्फिडेंशियल रखते हैं हर चीज़ को, और आपको बेहतर बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश की जाती है। सीबीटी और डीबीटी, इसी तरह ट्रॉमा थेरेपी, ये मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं जो यूज़ की जा सकती हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अंदर। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है अपनी सेल्फ़ एस्टीम पर काम करना, और अपने आप के लिए सेल्फ़ कंपैशन यूज़ करना। अपने आप के साथ प्यार करें। सेल्फ लव जो है उसको अक्सर समझा जाता है कि ये जो सेल्फ लव है यानी कि ये नार्किसिस्टिक है। नार्किसिस्टिक जो होते हैं वो सेल्फ लव इस तरह करते हैं कि वो अगले को नुकसान पहुंचाएं, जबकि जो नॉर्मल सेल्फ लव है जिसकी हम अगर आप बात करें तो अपने साथ प्यार करना, अपनी ज़ात के साथ प्यार करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना, अपने आप से हो जाने वाली गलतियों पर अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ना रखना कि क्यों हो गया। अपने आप को गुंजाइश दें, जिस तरह आप दूसरे लोगों को गुंजाइश देते हैं उनकी गलतियों पर, अपनी गलतियों पर खुद को भी गुंजाइश दें, ताकि आपकी ज़ात आपकी अपनी नज़रों में स्ट्रॉन्ग आज हो। अगर आपकी अपनी ज़ात अपने आपकी नज़रों में स्ट्रॉन्ग है और आपकी सेल्फ़ एस्टीम जो है वो बड़ी मज़बूत है, तो आप खुद में भी एक मज़बूत इंसान होंगे और अपने रिलेशनशिप्स के अंदर भी मज़बूत इंसान साबित होंगे। और मैनिपुलेशन और टॉक्सिसिटी तो बड़ी दूर की चीज़ें हैं, ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं कर पाएंगे अगर आपकी सेल्फ़ एस्टीम अच्छी है।
आप सेल्फ कंपैशन यूज़ करते हैं, अपने आप को थपकी दें, गलती हो जाए तो अपने आप को माफ़ करें, ठीक है। इसके लिए सिर्फ ये अल्फाज से काम नहीं होता, प्रैक्टिकली भी आपने इन चीज़ों को अपने साथ करना होता है। ये चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर बोलता होता हूँ कि आप अपने आप को टाइम दें। हम अपने आप को जितना कम टाइम देना शुरू हो गए हैं, हम उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्योंकि हमने अपनी सोच का, अपने मामलात का, अपनी ज़िंदगी का जो मरकज़ है वो दूसरे लोगों को बनाया है। और जब हम उनको खुश नहीं कर पाते और हमारी किसी गलती पर हमें बिल्कुल औंधे मुँह गिरा दिया जाता है और हमारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती हैं, तो फिर हम डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार होते हैं। और अगर आपने यही एक्सपेक्टेशन अपने साथ बांधी होती, अपने साथ लॉयल हुए होते, तो आपको इस तरह से नताइज ना भुगतने पड़ते और आप ख़ास तौर पर एक अपने आप में एक मुतमईन इंसान होंगे आप, अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम को मजबूत करते हैं। सो CBT, DBT और इस तरह से मुख्तलिफ आगे इनका जिक्र आएगा। तो CBT की एक बड़ी कॉमन सी एक टेक्निक है जो कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, इसके ऊपर दोनों पीछे वर्कशॉप में बात हो चुकी है। तो उसमें ये कि आपने अपनी नेगेटिव थॉट, खासतौर पर जो टॉक्सिक बंदा है ना, वो आपको सेल्फ डाउट में डालता है, आपके अपनी ज़ात को आपकी अपनी नज़रों में मशकूक कर देता है, या आपको अपनी ज़ात की खामियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि मेरे अंदर ये भी है, ये भी है। तो इससे क्या होता है कि आपकी थिंकिंग्स नेगेटिव हो जाती हैं, और जब आपकी थिंकिंग्स नेगेटिव होती हैं तो थॉट्स से ही आपके इमोशंस डेवलप होते हैं, और इमोशन से ही आपके एक्शंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो इसलिए आपने अपने थॉट्स पे काम करना होता है। अगर कोई भी शख्स ऐसा जो टॉक्सिक है और आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो उसकी बातों पर ट्रस्ट करने की बजाय आप उसकी बातों की वजह से जो ख्यालात आपके दिमाग में नेगेटिव उभर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए, उनको चैलेंज करें कि ठीक है, मैं इस बार नाकाम हुआ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कभी भी कामयाब नहीं हुआ। अक्सर होता क्या है कि अगर हमें बॉस जो है अपना, हमारा जो एम्प्लॉयर है, वो अगर हमें किसी बात पर डांट देता है, तो हम उस चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, या मैं कोई फ़ायदा मंद नहीं हूँ, मेरे से जो है वो मेरे साथ ज़्यादती की जाती है, ये है वो है, मेरे अंदर ये खामियां हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होती है, और नेगेटिव थिंकिंग से फिर आगे स्ट्रेस और डिप्रेशन और इस तरह के साइकिल्स डेवलप होते हैं। तो CBT इसलिए आपके थॉट्स को टारगेट करती है। अगर आपके थॉट्स मैनेज्ड हैं, अगर आप उस पर काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, और आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ख़ास तौर पर आपके जो भी ज़िंदगी में गोल हैं, आप उनको बड़ी इजीली अचीव कर सकते हैं अगर आपका अपने ख्यालात के ऊपर काबू है। अगर आप ख्यालात को काबू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपके मुताबिक होगी, और अगर ख्यालात ने आपको अपने काबू में कर लिया तो फिर आप भूल जाएं कि आप अपनी किसी भी मंजिल तक पहुंच सकें। DBT की बात करें तो DBT के 4 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर ही है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इमोशनल रेगुलेशन पे बात की जाती है कि आपने किस तरह से अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट करना है, अपने आप को इमोशनली आपने मजबूत किस तरह करना है, अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है। अच्छा, मुझे आप में से कोई बता सकता है मेंबर के इमोशनल रेगुलेशन से क्या मुराद है? क्लास आप लोग सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं। सो किसी को कोई आइडिया नहीं है इमोशन रेगुलेशन किस, इस वर्ड से क्या को आइडिया जहन में आ रहा है, क्या हो सकता है? इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे इमोशंस जो से इंटेंस अपने हैं, और जी जिनको सर। अगर आपने कंट्रोल ना किया, मैनेज ना किया, तो वो किसी हादसे का सबब हो सकते हैं, किसी नुकसान का बायस हो सकते हैं। तो वो आपके लिए इमोशनल रेगुलेशन जो है वो नहीं होती। कई हमारे आजकल जो सबसे बड़ी जो समझें कि कमज़ोरी है वो यही है कि हमारी इमोशनल रेगुलेशन बहुत वीक है।
हमें अपने जज्बात पर काबू करना नहीं आता। हम जो मुंह में आता है, जिस तरह आता है, हम उसको उसी तरह बोल देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, और बाद में हमें अंदाज़ा होता है कि हमने क्या किया और उसको हमने बेहतर कैसे कर सकते थे। तो हालात को हम मज़ीद खुद ख़राब कर देते हैं जब हम अपने इस तरह के जो इंटेंस इमोशंस होते हैं ना, उनको हम चैनलाइज नहीं करते। ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल भी कि आपने गुस्से को पीना है या आपने अपने आप के अंदर बैठकर सोचना शुरू कर देना है और अपने आप को जलाना शुरू कर देना है, बल्कि अपने इमोशंस को किसी ऐसी जगह पर रिलीज़ करें कि आपको भी नुकसान ना हो और अगले को भी नुकसान ना हो। ठीक है, इसको कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि आप इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आएंगे, इतनी जल्दी आप अपने इमोशनल क्योंकि इमोशंस में लिए गए डिसीजन सबसे वीक और सबसे ज़्यादा नाकाम साबित होते हैं। इसलिए कभी भी आपको अगर बहुत ज़्यादा खुशी है या बहुत ज़्यादा गमगीन है, कभी भी किसी चीज़ पर फैसला ना करें। इन दोनों हालतों में अगर आपने अपने आप को मैनेज कर लिया तो समझें कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, और आप अपने रिलेशनशिप्स को भी उतना ही स्मूथ देखेंगे अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आता है। और अगर आप इसमें वीक हैं तो फिर आपकी जो दाल है वो किसी जगह गलेगी नहीं। इसी तरह इनर चाइल्ड हीलिंग, हमारे हर इंसान, हम सब के अंदर एक वो ऐसा छोटा बच्चा मौजूद होता है जिसको हीलिंग की ज़रूरत होती है, जो हमारा बचपन होता है, और उसने कई तरह के ट्रॉमाज और कई तरह की ख्वाहिशात को अपने अंदर रखा हुआ होता है। हमें अपने उस बच्चे की विजुलाइजेशन करनी चाहिए और उसकी जो कंपैशन है, उसको जो थपकी होती है प्यार की, वो देनी चाहिए। इसको कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, सूद द इमोशनल वाउंड्स। ख़ास तौर पर जो पुराने ज़ख़म, पुराने ट्रॉमास हमारे अंदर बैठे होते हैं और वो हमें आगे मूव ऑन नहीं करने दे रहे होते, तो वो जो छोटा बच्चा हमारे अंदर कहीं बैठा हुआ है ना, जिसको तसल्ली की ज़रूरत है, जिसको मोहब्बत की ज़रूरत है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक्नॉलेज करना होता है। आपने उस वर्जन ऑफ चाइल्ड को आपने एक्सेप्ट करना है, डिनायल नहीं करना। आपके उस बच्चे को जो आपके अंदर मौजूद है, आपका बचपन है, आपका पास्ट और माजी है, आपने उसको मैनेज करना है, आपने उसको तसल्ली देनी है। और ये सबसे एक समझें कि एक मज़बूत एक ये स्टेप होता है कि आप अपने आप को कितना मज़बूत कर सकते हैं। अगर आपने अपने पास्ट को सिर्फ एज अ लर्निंग रखा तो यकीनन आप माइंडफुल इंसान होंगे, और अगर आपने अपने पास से ही बाहर नहीं आना, या अपने उस जो जैसे कहते हैं ना कि कई ज़ख़म ऐसे होते हैं कि जो वक्त के साथ नहीं भरते, क्योंकि उनको भरा नहीं जाता या उनको कोई भरने वाला होता नहीं है। तो इसलिए अगर आपने उन ज़ख्मों को वैसे ही छोड़ दिया तो ये चीज़ आप भूल जाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में उन ज़ख्मों को जो पीछे आपने छोड़ दिए हैं, वो आप उनके असरात से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ये चीज़ें आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव रहती हैं। जो कुछ भी आपके साथ हो चुका माजी में, बचपन में ख़ास तौर पर, आपको याद है या नहीं याद, वो आपके सब कॉन्शियस में सेव है, आपके सब कॉन्शियस को याद है, और वो आपको कॉन्शियसली इस चीज़ का अंदाज़ा करवाए बगैर आपकी वो चीज़ें एक्सप्रेस करवा रहा होता है। यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो बिहेवियर्स हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, उसमें 95% रोल आपके सब कॉन्शियस माइंड का है। और अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड में ही ऐसे ट्रॉमाज और वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी हैबिट्स हेल्दी होंगी, आपके रिलेशनशिप्स और बिहेवियर्स हेल्दी होंगे, क्योंकि आपने उनके ऊपर काम नहीं किया। तो इसलिए अपने उस अंदर के बच्चे को आपने हील करना है। इसके लिए आप सपोर्ट लें, इसके लिए आप मदद लें, इसके ऊपर आप काम करें। आप इसमें इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा सुकून महसूस होगा इस काम को करने के बाद। नो कंटेक्ट रूल, टॉक्सिसिटी ख़ास तौर पर इसके ऊपर बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आप उस चीज़ को सिर्फ, वो कहते हैं ना कि हमारा एक बड़ा टिपिकल डायलॉग है कि रिश्ता निभाओ, ठीक है, या सब्र करो। जैसे इस्लाम में तो चलो इसका हुक्म है भी है कि सब्र करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस्लाम ने कई चीज़ें बताई हैं कि हमें जुल्म को भी
इस तरह से बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर हम खुद भी उतने ही बराबर के शरीक हैं। अगर हमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठानी, अगर जैसे मैरिटल लाइफ की मिसाल ले लें, तो अगर आपकी नहीं बन रही तो उसमें हम आजकल अपने कल्चर में देखें तो बड़ों का यही होता है कि रिश्ता निभाओ, जो भी हो किसी भी तरह से अपने घर रहो, उस जैसे मर्ज़ी कॉम्प्रोमाइज़ करो। और इसी वजह से देखा जाता है फिर कई कई तरह के एक्सट्रीम केसेस सामने आते हैं, क्योंकि हमने टॉक्सिसिटी को मैनेज नहीं किया, हमने टॉक्सिसिटी को शट अप कॉल नहीं दी। और उसका नुकसान क्या हुआ कि यहाँ तो कोई बंदा ज़िंदगी से गया, यहाँ किसी बंदे की ज़िंदगी इस तरह से ख़राब होगी कि उसके अंदर किसी बेहतरी की गुंजाइश बाकी नहीं रही। तो ये सब्र की भी एक समझें कि एक अक्लमंदी होती है कि आपने कब तक सब्र करना है और किस पर करना है। हर बात पर, हर चीज़ पर अगर आप ये एक कंसेप्ट बना लेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, सब्र किया जाए, अगर अगला बंदा ज़्यादती कर रहा है तो कोई बात नहीं, सब्र कर लिया जाए, तो ये एक सबसे वीक अप्रोच होती है। और आप हमेशा ऐसे शख्स के हाथों यूज़ होते रहेंगे और वो आपको अपने मफाद का निशाना बनाता रहेगा अगर आपने इस रूल को फॉलो ना किया। जो भी इंसान आपकी इस किसी भी डोमेन पर टॉक्सिक हो और आपको उस पर पूरा 100% श्योर हो जाए और आपको पता हो कि ये शख्स मेरे लिए टॉक्सिक है, तो आप उसके साथ जितना कम हो सकता है रब्ता रखें, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो वर्चुअल है, ठीक है। तो इसके लिए नो कट द टॉक्सिक टाइज। ऐसे लोगों के साथ सिर्फ काम से बात करें और कोशिश करें बल्कि आपको उन लोगों से काम हो ही ना, हो भी तो कोशिश करें कि किसी ऐसे शख्स को कहा जाए कि जो टॉक्सिक नहीं है, जो आपकी बात को सुन सकता है और आपको सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं, अपने आप को माइंडफुल रखें, बहुत ज़्यादा पास्ट में, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में दिमाग को उलझाए रखना, ये आपके प्रेजेंट को, आपके जहनी सुकून को ख़राब करता है और आपके लिए जो टॉक्सिसिटी है वो मज़ीद बढ़ जाती है और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रोनाउंस हो जाते हैं, एग्जैजरेट कर जाते हैं, जब आपने अपने हथियार भी डाल दिए और अगले को भी पूरा मौका दे दिया कि वो आपके साथ जैसा मर्ज़ी खेले। तो माइंडफुलनेस यूज़ करें, अपने प्रेजेंट पर फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक इस्तेमाल करें, जो काम आपके लिए मुश्किल हैं उनको चैलेंज समझते हुए करें। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मजबूती पैदा होगी और लोग आपको कमेंट भी करेंगे कि तुम्हारे अंदर ईगो आ गई है, तुम्हारे अंदर ये हो गया वो हो गया है। क्योंकि जब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे तो वो आपको कई तरह के लेबल्स देंगे। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि लोग क्या कहेंगे, इस बात से आप जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे आप उतने ही ज़्यादा अपने आप को पुरसुकून पाएंगे। और अगर आपने सिर्फ इसी बात में फंसे रहना है कि कोई बुरा ना मान जाए या वो मुझे ऐसा ना कह दे या वो मुझे कैसा समझता है या समझ रहा होगा, समझती होगी, तो ये समझें कि आप अपने आप को एक ऐसी फजूल कोशिश में लगाए हुए हैं कि जिसका कोई समर नहीं है। तो इसलिए अपने आप को अपने ऊपर काम करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात को बदल सकते हैं, अपने ख़यालात को बदल सकते हैं, अपनी ज़ात से रिलेटेड कोई भी चीज़ है आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे शख्स की अगर आप बात करें कि आप उसको बदल दें, उसके ख़यालात को बदल दें और किसी भी तरह की कोई भी इसी तरह की चीज़ है, तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो कंट्रोल करना कि हर चीज़ आपके मुताबिक आपके आसपास हो, आपके जैसे नताइज हैं चाहते हैं वैसे नताइज हों, इस तरह से दुनिया में नहीं होता। तो ये चीज़ें हम जितनी ज़्यादा अपनी कॉन्शियसनेस में रखेंगे, चीज़ों की जितनी ज़्यादा हमें अवेयरनेस होगी, हमारे लिए उतना ही ज़्यादा आसान होता है मैनेज करना। तो टॉक्सिसिटी को हमेशा टाइमली रिकॉग्नाइज करें और उसको जिस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे आप अगर जॉब पे हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी जॉब को शिफ्ट करें, जॉब को चेंज कर दें, क्योंकि ऐसी जगह पर काम करना कि जहाँ पर आपको रिगार्ड ना किया जाए, आपको ये समझें कि आपको बैक बाइटिंग की जाए या आपको हर वक्त क्रिटिसाइज़ किया जाए, आपको वो कई तरह के ब्लेम्स का निशाना बनाया जाए, ऐसे वर्क प्लेसेस भरी पड़ी हैं। तो उस जगह पर अगर आप इसी वजह से बैठे हुए हैं कि सब्र करें, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, गुजारा करना है, तो ये सबसे वीक अप्रोच है और आप अपने आप को ये ऐसी जगह पर रखकर अपने साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहे होते।
तो इससे आप बर्नआउट का भी शिकार होते हैं, आपकी मैरिटल लाइफ भी ख़राब हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ गई तो आपकी सारी चीज़ें गई। मेंटल हेल्थ अगर आपकी अपने हाथ में है तो समझें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी, आपकी सोशल हेल्थ भी अच्छी और आपकी इंडिविजुअल हेल्थ भी अच्छी। तो CBT, DBT, इनर चाइल्ड हीलिंग, नो कंटेक्ट रूल, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस यूज़ करें, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिसेस यूज़ करें, ठीक है। अपने आप को हक करें, अपने आप को किसी भी गलती पर आप थपकी दें, मोटिवेट करें, ठीक है। अपने आप को यकीन दिलाएं कि आप कर सकते हैं, आप बेहतर हैं। कोई एक ऐसा काम ज़रूर इंसान का एक होता है जो उससे बेहतर को दूसरा कर नहीं सकता, इसलिए अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें। CBT की जो मैं टेक्निक बता रहा था, CBT में कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, कि आपने अपनी सोच को दोबारा से तरतीब देना होता है, ख़ासतौर पर जो नेगेटिव थॉट है, जो आपका किसी बंदे के कमेंट या उसके साथ बात करने की वजह से डेवलप हुआ अपने लिए, उसको आपने पॉजिटिव में चेंज करना है और पॉजिटिव के ऊपर कंसंट्रेट करना है। जैसे कि एग्जांपल इज़, इफ़ यू टॉक्सिक पार्टनर ऑफन सेड यू आर नॉट गुड इनफ, तुमसे मुझे कभी भलाई मिली ही नहीं है, तुम हो ही निकम्मे, या जो भी है। तो CBT क्या कहेगी कि आपको, कि आपने अपनी इस बात को अपने सर पे सवारने उसकी बात को कर लेना कि मुझे निकम्मा, मैं हूँ ही निकम्मा, ठीक है। देयर ओपिनियन डजेंट डिफाइन माई वर्थ, किसी भी बंदे की जो आपके लिए ओपिनियन है वो आपकी कदरों कीमत में कमी नहीं कर सकती। आई एम द कैपेबल एंड ग्रोइंग, मैं अपने आप से बखूबी वाकिफ़ हूँ, अपनी काबिलियत का मुझे पता है, अगर अगले को नहीं पता तो उसकी अपनी तंग नज़री है। तो ये दोनों अप्रोचेज़ में कितना फ़र्क है। ऊपर वाली अप्रोच देखें तो ये आपको लो सेल्फ एस्टीम में ले जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग में ले जाएगी, ओवर थिंकिंग में ले जाएगी, स्ट्रेस में ले जाएगी। और अगर आपने इसी को रीफ्रेम कर लिया, उसकी बात को सुना और उसको रीफ्रेम किया कि ठीक है उसने ऐसा कहा लेकिन दैट डजेंट मैटर कि मैं ऐसा ही हूँ, या वो मुझे अच्छी तरह जानता है, उसका जो कमेंट है वो मुझे डिफाइन नहीं करता। तो आई एम अ केपेबल, आपका अपनी ज़ात के ऊपर एतबार होना चाहिए और आपकी अपनी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि नेगेटिव कमेंट्स आपको कभी भी बोदर ना करें। तो ये कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है जो आप यूज़ कर सकते हैं। थॉट लॉग, ख़ासतौर पर अपने नेगेटिव थॉट्स को कोशिश करें कि आप उनका एक टेबल बनाएं, ठीक है। उसमें आप मैं इसकी वर्कशीट शेयर करूंगा आफ्टर द वर्कशॉप। आप उसमें देखेंगे कि आपके पास एक कॉलम होता है जिसमें आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को रिकॉग्नाइज करना होता है, और उसके बाद आपने उसका रियलिटी चेक करना होता है अगले कॉलम में कि आपने, आपका ये जो ख्याल है इसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है, आपके पास इसके हवाले से क्या सबूत है। उसके बाद जब आप उसको रियलिटी में देख लेते हो ना कि आपकी ये नेगेटिव थॉट जो थी, ये जो आपकी एक मनफी सोच थी, इसका ताल्लुक हकीकत में मुझे कहीं नज़र नहीं आया, ये सिर्फ मेरा अपना ही ख्याल है, तो आप देखेंगे कि उसका जो एक इफ़ेक्ट होता है ना आपके ऊपर, वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। और आपने फिर उसी नेगेटिव थाट को पॉजिटिव के साथ चेंज करना होता है, उसका चेंज करना भी बड़ा आसान हो जाता है। अगर आपको अपना नेगेटिव थाट गलत साबित होगा तो ही आप पॉजिटिव करेंगे ना। अगर आप नेगेटिव के ऊपर ट्रस्ट करके बैठे रहेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे और आप अपनी सोच को ही आप कुल्लू हम कहेंगे कि वो ही सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो आप कभी भी उसको रीफ्रेम नहीं करेंगे। तो थॉट लॉग बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ऐसे लोगों के लिए जो अपने थॉट्स को चाहते हैं कि उनको चेंज किया। जैसे इवेंट में पार्टनर इग्नोर योर मैसेज, या आपने क्लिक को कॉल की उसने नहीं उठाई, कोई भी मैटर हो सकता है, तो आपके जहन में क्या आएगा कि उसने मुझे इग्नोर किया, या मेरे से कोई गलती हुई है, या वो मेरे से नाराज़ है, जो भी आपके जहन में आएगा। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसी सोच आए जिससे आपका गुस्से में इजाफा हो जाए, तो इससे लड़ाई बन सकती है, ठीक है। अब इससे क्या हेल्प मिलती है लोग से, कि आपने जब उसको रियलिटी चेक किया और आपको ये चीज़ की श्योरिटी नहीं मिली कि वाकई जो मैंने सोचा है वो ही है, तो आपकी वो जो सोच होगी वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी और आपके जहन में जो फिर ख्याल आएगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा। जैसे कि इग्नोरिंग डजेंट ऑलवेज मीन रिजेक्शन, कि ठीक है उसने अगर कॉल नहीं उठाई तो हो सकता है वो बिज़ी हो, ऐसा नहीं है कभी भी कि उसने कभी भी कॉल नहीं उठाई, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इन दोनों चीज़ों में अप्रोचेज़ में देखें कि कितना फ़र्क है और आपके इमोशंस पर, बिहेवियर और एक्शंस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट होता है। इसी तरह बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट हैं, ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी इतने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद टेक्निक्स हैं जितनी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं।
बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आप जो समझ रहे हैं आप उसको देख लें पहले रियलिटी में कि फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाऊंगा तो सब हंसेंगे, तो आपने उस वजह से परेशान होना शुरू कर दिया, ठीक है, मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये है वो, नेगेटिव थिंकिंग आ गई। अब बिहेवियर एक्सपेरिमेंट क्या कहेगा कि आपने अपनी उस एक्टिविटी को पहले परफॉर्म करके देख लेना है, अपने ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म करके देख ले, किसी भी अपने रूममेट्स के साथ परफॉर्म करके देख लें, रिलेटिव्स के साथ, कोई भी जो अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर देखें कि आपकी वो जो एक थिंकिंग थी उसके मुताबिक ही हुआ, सब लोग आप पर हंसे या आपको अप्रिशिएट किया। तो ये जब आप देखेंगे कि कोई भी नहीं हंसा या आपका किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, तो आपकी वो जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगी और आप अपनी प्रेजेंटेशन को उतना ही ज़्यादा अगले दिन कॉन्फिडेंट होकर देंगे, क्योंकि आपके पास उस चीज़ का प्रूफ आ गया कि आपकी थॉट जो थे वो रियलिटी बेस नहीं थे। डीबीटी की बात करें तो डीबीटी बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी है। गोल इसका क्या होता है कि बैलेंस द एक्सेप्टेंस विद चेंज, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए खुद को इस तरह चेंज करना कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी टॉक्सिक एम्प्लॉयर की, तो अब उसमें क्या है कि आपने पहले तो अपने आप को ये चीज़ एक्सेप्ट करवानी है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू मैनेज इट, यू कांट चेंज दैट पर्सन। आप एम्प्लॉयर को तो नहीं बदल सकते या आप उसकी जगह तो नहीं ले सकते या आप उसकी टॉक्सिसिटी को तो मैनेज नहीं कर सकते। यू कैन डू ओनली दैट इज़ यू कैन मैनेज योर सेल्फ। आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे। तो आपने रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को इस तरह चेंज करना होता है कि वो चीज़ें आपको उस तरह से इफ़ेक्ट ना करें। रेगुलेट द इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं आपने उनको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे चैनलाइज करना है, उनको अपने अंदर रखेंगे ना तो वो समझें कि स्प्रिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। स्प्रिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब हम अपने इमोशंस को अंदर दबाते जाते हैं बिल्कुल इस तरह के जैसे किसी स्प्रिंग को दबाया जा रहा है, तो वो एकदम से उसको छोड़ने पर इस तरह बाउंस बैक करता है कि उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह अगर गुस्सा है या कोई भी इमोशन किसी भी तरह का अगर हमारे अंदर बहुत अरसे से दबाया जा रहा है और हम उसको दबाते जा रहे हैं, तो एक दिन वो इस तरह से बर्स्ट होगा कि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े डिज़ास्टरस हो सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल अक्लमंदी नहीं होती कि गुस्से को पी लो या ये चीज़ को छोड़ दो, खैर है, अपने उस इमोशन को रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। चाहे आप उसको पी लो अपने किसी सराहने पर गुस्सा निकाल लें, ठीक है, या आपने किसी पेज के ऊपर हर चीज़ लिख दी जो आप बोलना चाह रहे हैं, अपने इमोशन को आपने किसी तरह से भी रिलीज़ करना होता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है अपने इमोशंस को मजबूत करने में भी और रेगुलेट करने में भी। अपने इमोशंस को रेगुलेट करें, इसी तरह रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करें, डीबीटी का ये गोल है। टेक्निक कौन सी आ सकती है? डियर मैन, किसी भी असर्टिव कम्युनिकेशन के लिए जिसमें आप अपनी बाउंड्रीज़ को और इन चीज़ों को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं और अपने अपनी पोजीशन अगले को वाज़ह करने जा रहे हैं कि उसकी कोई बात आपको बुरी लग गई है तो आपने उसके साथ किस तरह असर्टिव होना है, तो उसके लिए डियर मैन एक बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिसमें डी स्टैंड फॉर डिस्क्राइब, डिस्क्राइब योर सिचुएशन, एक्सप्रेस योर इमोशंस, असर्ट दैट यू डजेंट लाइक इट, कि आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, मुझे बुरा लगा, मुझे गुस्सा आया या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। आपने अपने आप की वो जो इमोशन जो डेवलप हुआ था उस शख्स की किसी एक्टिविटी की वजह से उसको आपने डिस्क्राइब किया, एक्सप्रेस किया, उसको असर्टिवली उसके सामने आपने बयान किया, उसको री करें और जब आप ये चीज़ें करें तो कॉन्फिडेंट हों अपने ऊपर, माइंडफुल हों, ये ना कि आप उससे जो बात कर रहे हैं आप अपनी ही बात के दौरान कहीं और खोए हुए हैं, उसके साथ जो आपकी आर्गुमेंटेशन या कम्युनिकेशन चल रही है उसमें आपकी अपने ख्यालात ही आपके अपने हाथ में नहीं है, तो आप माइंडफुल होकर काम नहीं कर पाएंगे और आपकी वो जो कम्युनिकेशन है वो उतनी पुअर हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के दौरान आपने अपने आप को माइंडफुल रखना होता है, अपनी पोजीशन को अगले के सामने वाज़ह रिस्पेक्टफुली करना है और उसके ऊपर बिल्कुल भी लचक नहीं दिखानी कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल अगले बंदे के लिए कर दें, वो फिर आपको दोबारा भी मैनिपुलेट कर सकता है। अपने आप को कॉन्फिडेंट अपीयर करें
कि आप अपनी बात में कॉन्फिडेंट हैं। निगोशिएट करें, निगोशिएट इस तरह से करें कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, आप अपने कंसर्न्स को शो करें, और उसके ऊपर अगले का क्या रद्द-ए-अमल है उसके ऊपर आप अपने जो भी आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उसके ऊपर आप किसी फैसले पर, किसी भी एक रिज़ल्ट पर कॉमन सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। एग्जांपल इज़ आई फील डिसरिस्पेक्टेड व्हेन आई एम इंटरप्टेड। मैं जब बात कर रहा हूँ मुझे कोई टोके तो मुझे बुरा लगता है, मुझे लगता है कि ये मेरी इज्जत के ख़िलाफ़ है। तो आई नीड टू फिनिश माई थॉट विदाउट बीइंग कट ऑफ। पहले मेरी बात मुझे ये, अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई इंसल्ट नहीं किसी की जा रही, लेकिन अपनी चीज़ को असर्टिवली कम्युनिकेट किया जा रहा है कि मेरी बात कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप अपनी बात सुनाइएगा। तो ये चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन, कि आपने अपनी बाउंड्री को, वैल्यू को किस तरह अगले के सामने वाज़ा किया रिस्पेक्टफुली, और उसके अंदर लचक नहीं दिखाई। इससे अगले बंदे को आपकी बाउंड्रीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है और वो आपकी बात को सुनता है। अगर आपने अपनी कॉन्फिडेंस लेवल में कमी की उस दौरान और माइंडफुल ना हुए और अपने इमोशंस को उस तरह से आपने एक्सप्रेस ना किया जो आप चाह रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, तो आप अपनी कम्युनिकेशन में उतने वीक होंगे और अगला आपके ऊपर उतनी जल्दी बाजी ले जाएगा। और आप जो चाह रहे हैं उसको शो करना, अपनी कोई डिमांड बनवाना या अपनी कोई ऑफ़र उसके सामने रखना, उसमें आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे। तो डियर मैन जो है, ये आप लोग अपनी जहन में रखिएगा, डीबीटी की एक ऐसी इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो इसके अलावा भी कई एरियाज़ में इस्तेमाल हो सकती है। और ये आप प्रैक्टिस जब करेंगे, अपने किसी पार्टनर के साथ करें, फ्रेंड के साथ करें, किसी ब्रदर सिस्टर के साथ करें, आप जब भी ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर आएँ तो आप अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस करें जैसे एग्जांपल में शो किया गया है कि आपने अपने आइडिया को भी शेयर कर दिया, अपनी वैल्यू और बाउंड्री भी बता दी, और अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर दी। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप अपनी चीज़ों को जितना रिस्पेक्टफुली और आसानी से अगले को कम्युनिकेट कर देंगे, आपके लिए उतनी ज़्यादा आसानी होगी। इमोशन रेगुलेशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस ऊपर मिसाल दी थी कि आप अपने इमोशन, किसी भी नेगेटिव इमोशन या इंटेंस इमोशन को दबाने की बजाय उसको चैनलाइज किया करें, उसको रिलीज़ किया करें। आप चाहे किसी से शेयर कर कर, बोल कर, लिख कर उसको शेयर करके चैनलाइज कर दें, या अगर आपको गुस्सा है तो उसको पीने की बजाय आप एक वॉक पे चले जाएं, रनिंग पे चले जाएं, ठीक है, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, या आप किसी पेज पर अपने वो तमाम ख्यालात को उतार दें। तो इससे क्या होगा, वो इमोशंस चैनलाइज हो गए, वो आपके अंदर दबेंगे नहीं, वो निकल जाएंगे। तो इमोशंस को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग अपने इमोशंस को काबू नहीं करना जानते, वो बड़ी जल्दी अगले बंदे के कंट्रोल में आते हैं, और अगला बंदा जो आपसे डिसीजन लेना चाह रहा होता है वो आप उसके हाथ में डिसीजन दे देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ स्नैपिंग व्हेन क्रिटिसाइज, टेक द डीप ब्रेथ। जब आपकी कोई बंदा फॉर एग्जांपल क्रिटिसिज्म आप पर कर रहा है, तो उसके ऊपर रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करें। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में फ़र्क है। रिएक्ट होगा कि सोचे समझे बगैर आपने फ़ौरन बोल दिया। रिस्पॉन्ड ये है कि आपने उसकी बात को सुना, समझा, उसको अपने वैल्यूज़ और बाउंड्रीज़ के मुताबिक देखा, और फिर आपने कन्वे किया कि आप उस पर क्या जवाब देंगे। जो आपने आनन फानन अगले की बात मुकम्मल होने से पहले ही उसके मुंह के अंदर बात थी और आपने अपना जवाब दे दिया, ये रिएक्शन होता है और ये बड़े वीक रेस्पॉन्सेज होते हैं। आप उतनी ही जल्दी अपनी उस बहस के अंदर हार जाएंगे जितनी जल्दी आप रिएक्ट करेंगे। अगर आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आपकी जो साइड है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग साबित होगी, और हो सकता है कि आपकी वो नेगोशिएशन आपके हक में जाए। तो इमोशंस रेगुलेट करें। टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर अपने इमोशंस को अपने हाथ में रखें, अपने इमोशंस को बेलगाम नहीं होने दें। अगर आपको टॉक्सिसिटी तंग कर रही है, पार्टनर हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, ब्रदर सिस्टर, कोई भी इस तरह का रिलेशन जो टॉक्सिक आपके लिए है, आप उसको फ़ौरन तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से मैनेज करें कि आप अपने उन इमोशंस को रिलीज़ कर दिया करें, साथ साथ उनको अपने अंदर ना दबा के रखें। ये आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करेंगी चीज़ें, फिजिकली भी डिस्टर्ब करेंगी। डिस्ट्रेस टॉलरेंस, अगर आपके अंदर डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपके आसपास माहौल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा
इरिटेटिंग इन्वायरमेंट है तो उसमें आप टिप को यूज़ कर सकते हैं। टिप इज़ एब्रीविएशन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक्स टू सर्वाइव द इमोशनल क्राइसिस विदाउट मेकिंग द थिंग्स वर्स। एग्जाम्पल इज when overwhelmed by a toxic message, splash the cold water on your face। आपको किसी बंदे ने बड़ा कोई ऐसा मैसेज कर दिया, जो कोई बात ऐसी कह दी कि जो आपका रंग बिल्कुल लाल हो गया और आप गुस्से में आ गए, तो उस दौरान ब्रेक लें, अपना टेम्परेचर चेंज करें। ठीक है, अपने टेम्परेचर चेंज करेंगे, इमोशंस के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आती है। ठीक है, जैसे कि गुस्से में और इस तरह की सूरत हाल में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, आप उसको ठंडा करें, मुंह पर ठंडा पानी डालें, पानी पिए, अपनी पोजीशन बॉडी पोजीशन चेंज करें, इन्वायरमेंट को कुछ देर के लिए एस्केप कर दें। इसको हम कहते हैं टर्टल टेक्निक। जैसे कछुआ जब खतरा देखता है तो अपने शेल के अंदर कुछ देर के लिए चला जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए, जब तक उसके लिए हालात साजगार नहीं होते वो वापस नहीं बाहर आता। इसलिए ऐसी कोई भी इन्वायरमेंट जो टॉक्सिक है या ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप अगर कुछ देर ज़्यादा रहेंगे तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए या आप रिएक्ट कर दें, तो इसके लिए आप टर्टल टेक्निक यूज़ किया करें। अपने आप को टाइम दें, 1 मिनट तक कम अज़ कम। आप अपने अगर गुस्से को कंट्रोल कर लिया, आपने जवाब फौरी उसकी बात पर ना दिया, बल्कि आपने अपने आप को उस दौरान डीप ब्रीदिंग के ज़रिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिलैक्स किया और 1 मिनट का मौका दिया, तो आपका दिमाग सोच समझ के जवाब आपको क्रिएट करके देगा और आपका जो वो जवाब होगा वो ज़्यादा वज़नी होगा बनिस्बत कि आपने सोचे समझे बगैर उसको जवाब दिया अगले इंसान को। तो अपने मुंह के ऊपर ठंडा पानी डालें, अपनी बैक नेक के ऊपर आप ठंडा टॉवल लपेट सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है किसी भी तरह के इमोशनल बर्डन से बाहर आने के लिए। ख़ासतौर पर अग्रेशन के जो इश्यूज़ होते हैं या स्ट्रेस के जो इश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर ये टेक्निक बड़ी ज़्यादा कारआमद होती है। इसी तरह रेडिकल एक्सेप्टेंस, ये इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पर आपने रियलिटी को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करना है, उसको तोड़ मरोड़ के एक्सेप्ट नहीं करना। वो जैसी चीज़ है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट द रियलिटी एज इट इज़। आप उसको अपनी मर्ज़ी से अगर मैनिपुलेट करके और मोल्ड करके एक्सेप्ट करेंगे तो दैट डजेंट मीन कि आपने रियलिटी को एक्सेप्ट किया है। अगर आपके अंदर रेडिकल एक्सेप्टेंस है चीज़ों के लिए तो आप बड़े एक मजबूत इंसान हैं। अगर आपके अंदर रेडिकल एक्सेप्टेंस नहीं है, डिनायल है, तो ये समझें कि आप अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जी रहे, आप अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं और अपना ज़हनी और जिस्मानी जो सुकून है वो भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप रियलिटी के साथ नहीं हैं। आप चाहते हैं कि जो जो आप सोच रहे हैं वैसा ही हो, आपके नज़दीक वो चीज़ें हों जो आप चाहते हैं, अगर नज़दीक वो चीज़ें ना हो जो आप नहीं चाहते, आप रियलिटी से अपने आप को दूर भगाना चाह रहे हैं, तो आप अपने कभी भी मेंटल पीस को नहीं पहुंचेंगे, कभी भी आपकी सोशल लाइफ या आपकी कोई भी तरह की जो डोमेन है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। इसलिए रेडिकल एक्सेप्टेंस, जैसे डीबीटी का आपको मैं शुरू में बताया था, इसका मकसद क्या होता है कि आपको एक्सेप्ट करवाना, रियलिटी क्या चल रही है, आपके इर्द गिर्द क्या सिचुएशन चल रही है उसको एक्सेप्ट करें और फिर आप उसके मुताबिक खुद को ऐसे चेंज करें कि आप उसके अंदर एक अच्छे इंसान साबित हो सकें और आप अपने आप को मैनेज कर सकें। एग्जाम्पल इज़ दे आर नॉट विलिंग टू चेंज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टॉक्सिक बंदा है, तो इसकी एग्जांपल रेडिकल एक्सेप्टेंस में क्या होगी कि यू कांट चेंज दैट पर्सन बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज एंड आई कैन नॉट कंट्रोल देम आल्सो दो बट आई कैन कंट्रोल माई बाउंड्रीज एंड हीलिंग। मैं अगले इंसान को नहीं बदल सकता, मैं अपना सीना फाड़ के उसके दिल सामने नहीं रख सकता कि मेरी नीयत साफ़ है या ख़राब है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने साथ मुखलिस रह सकता हूँ और अपनी हीलिंग पर और अपनी ज़ात और बाउंड्रीज़ पर काम कर सकता हूँ। मैं अपनी ज़ात को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, कम अज़ कम किसी दूसरे इंसान की सोच को, ज़ात को, फ़ैसलों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसने आपकी बात को सुनना है उसने आपको बगैर किसी मतलब के भी सुनना है और आपकी बात को मानना है, और जिसने आपको सिर्फ मतलब के वक्त इस्तेमाल करना है तो ये ये बिल्कुल भी ना समझें कि वो आपकी राय को अहमियत दे रहा है, बल्कि वो अपना मतलब आपसे निकाल रहा होता है। तो रेडिकल एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आएँ। एवरीडे एग्जांपल ऑफ सीबीटी इन रीफ्रेमिंग इज़ आई एम नॉट लवेबल, यानी कि आई एम अनलवेबल। जैसे कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों का जो सेल्फ इमेज है वो बड़ा पुअर हो जाता है, वो अपने आप को कोई एक बड़ा बासलाहियत इंसान नहीं मानते, होते भी हैं तो वो उसके ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं रहता। तो ऐसे क्या अपने आप को रीफ्रेम करना, थॉट्स को रीफ्रेम करना,
आई डिज़र्व टू बी लव। ठीक है, इसी तरह डीबीटी है तो ब्रीथ बिफोर रिएक्टिंग इन कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे टर्टल एक कछुआ है, वो खतरा देखता है और अपने आप को शेल में बंद कर लेता है, रिएक्ट नहीं करता, भागना शुरू नहीं कर देता। इसी तरह किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या इंटेंस इमोशंस के दौरान रिएक्ट न करें, बल्कि कुछ देर का अपने आप को वक्फा दें, अपने आप को यहाँ तो वहाँ से रिमूव कर दें, उस सेटिंग से रिमूव कर दें, उस मंज़र से मूव कर दें, या अपने आप को थोड़ा वक्त दें डीप ब्रीदिंग करके या मुंह पर पानी डालकर किसी तरह से भी बॉडी टेम्परेचर के अंदर शिफ्ट लाएं। ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर जब जवाब देंगे तो दिमाग के पास एक मौका होता है कि वो फिर सोच समझ कर रैशनलाइज करता है, रैशनल थिंकिंग देता है। इमोशनल जो बिहेवियर होता है वो क्या होगा कि आपने उसकी बात सुनते ही रिएक्ट कर दिया, और ये सबसे वीक रिस्पॉन्स होता है। सेल्फ कंपैशन इज रिप्लेस द ब्लेम विद काइंडनेस टू सेल्फ। अगर आपको अगला बंदा क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करें, बल्कि अपने आप को सेल्फ काइंडनेस अपने लिए इस्तेमाल करें। जिस तरह अगर आप किसी बंदे को उसकी गलती पर माफ़ कर सकते हैं या उसकी कमी को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो इसी तरह आपको अपनी भी ज़ात की कई खामियां इग्नोर करनी पड़ेंगी और अपनी ज़ात के लिए भी वो लचक रखनी पड़ेगी जो आप लोगों के लिए रखते हैं। हमने अपनी ज़ात को बहुत ज़्यादा ब्रूटली डील करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो ज़्यादातर जो वक्त होता है वो लोगों को खुश करने में, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने में गुजर जाता है, और एट द एंड क्या होता है कि हम अपने लिए अपने हाथ खाली रखते हैं। और हमारी जो ज़िंदगी है वो ख़ास तौर पर ओल्ड एज में जाकर ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत ब्रूटली डील किया होता है, और पूरी ज़िंदगी उनकी लोगों के लिए गुजर जाती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद और अपनी ज़ात को हासिल नहीं किया होता। तो नो कंटेक्ट, इस पर बात पहले भी हुई थी कि ब्लॉक द टॉक्सिक पर्सन टू रीगेन द पीस। ऐसे शख्स के साथ जितना कम हो सके आप रब्ता करें, ब्लॉक भी करना पड़े तो ब्लॉक करें। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में ये वर्कशीट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। टॉक्सिक ट्रेड सेल्फ असेसमेंट, इसमें आप लोगों ने टॉक्सिक ट्रेड्स के हवाले से, यानी कि कौन कौन सी खूबियां हैं उस शख्स के अंदर जो टॉक्सिक हैं, आपने उसको खुद एसेस करना है और आपने उसके मुताबिक अपने आप को मैनेज करना है कि इसको कैसे डील किया जा सकता है। बाउंड्री सेटिंग रोल प्ले, अपने लिए बाउंड्रीज़ को किस तरह आपने सेट करना है, अपनी अपनी बाउंड्रीज़ को किस तरह अगले के सामने डिफ़ाइन करना है। गाइडेड विजुअलाइजेशन फॉर इमोशनल रिलीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने आप के जो इंटेंस इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करना शुरू करें, उनको चैनलाइज करना शुरू करें। आप कई तरह की स्ट्रेस प्रॉब्लम से, कई तरह के पैनिक अटैक से, कई तरह के डिप्रेसिव थॉट से बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे जब आप अपने इमोशंस को रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। और प्रोडक्टिव वे में करें, ये नहीं कि किसी को डैमेज करें, गुस्सा आया तो किसी के मुंह पर थप्पड़ मार दें, ऐसा नहीं, बल्कि उसको किसी प्रोडक्टिव और अच्छी शक्ल के अंदर आप चैनलाइज करें कि वो चैनलाइज भी हो जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। विजुलाइजेशन में आप यूज़ करें, कैसे कि आप अपनी कोई बहुत पसंदीदा जगह का विजुलाइजेशन आप उसकी यूज़ कर सकते हैं, इमेजिनेशन करें, और आप इस चीज़ के हवाले से उसके ऊपर फिर खुद ही सवाल करें कि मैं ऐसी जगह पर क्या चीज़ अच्छी महसूस करता हूँ, मुझे ये जगह क्यों पसंद है, यहाँ पर क्या क्या मेरी पसंद की चीज़ें हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका वो जो इमोशन है ना वो रिलीज़ हो जाएगा, उसको बाहर आने का मौका मिलता है। इसी तरह अफर्मेशन कार्ड क्रिएशन है, अपने लिए ऐसी स्टेटमेंट्स यूज़ करें कि जो आप अपने लिए एज अ मोटिवेशन यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो ख़ासतौर पर कई लोगों ने ये एक उनकी एक हैबिट होती है कि वो एक कोई भी मोटिवेटिंग स्टेटमेंट को बाहर फ्रिज पर या कहीं पर भी इस तरह हैंग कर देते हैं कि वो आते जाते उसको देखें, क्रॉस करें, उसको पढ़ें, और अपने लिए वो बूस्टर का जो है ना वो उसका इफ़ेक्ट उनके लिए होता है। इसलिए इस टेक्निक को कहते हैं अफर्मेशन कार्ड। अपने आप को उस चीज़ का यकीन दिलाने के लिए कार्ड पर, पेज पर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपने वो स्टेटमेंट इस तरह से लिखी होती है कि आप उसको जितनी बार पढ़ते हैं आपके अंदर वो एनर्जी उतनी बार रिलीज़ होती है और आपको इफ़ेक्ट मिलता है। जर्नलिंग करें, जैसे मैंने बताया, आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप पेंसिल और कागज़ के ऊपर तो आपकी पूरी
कमांड है, आप उसके ऊपर जो दिल आए लिख दें और बाद में आप चाहें तो उसको टीयर आउट करके फेंक दें। इससे भी देखा गया है, रिसर्च प्रूव्ड है कि आपके जो इमोशंस थे वो रिलीज़ हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने किसी शख्स को अपनी बात सुनाई और आपको उसके बाद कैथारसिस फील होता है। इसी तरह स्पोर्ट्स सर्कल मैपिंग, अपने अपने गिर्द एक दायरा इस तरह का ड्रा करें जे कि जिसमें आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इस दायरे के बाहर कौन कौन से लोग हैं कि जो मेरे लिए डिस्टर्बिंग हैं, और इस दायरे के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो मेरे लिए मोटिवेटिंग हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो दें कि जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो आपके लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, आपको किसी अच्छी जगह देखना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम में सपोर्ट करना चाहते हैं। और उन लोगों को इस सर्कल से बाहर रखें कि जो आपके लिए नेगेटिविटी का बायस है, जो आपके लिए क्रिटिसिज्म का बायस है, जो आपके लिए डीमोटिवेशन का बायस है। तो इसको हम कहते हैं सर्कल मैपिंग। सर्कल को मैप करें, और आप इसके लिए एक पेज भी यूज़ कर सकते हैं कि एक पेज पर सर्कल ड्रा करें और उन अशखास के नाम आप उस सर्कल के अंदर लिखें कि जो आपके नज़दीक हैं, जो आपके सिंसियर हैं, जो आपकी तरक्की और खुशी चाहते हैं। और उस सर्कल से बाहर उन लोगों को दे रखें कि जो आप जानते हैं कि ये मेरे लिए हमेशा से टॉक्सिक रहे हैं, या जहनी जिस्मानी ज़ियत का बायस रहे हैं, या कन्फ्लिक्ट का बायस रहे हैं। उनको उस सर्कल से बाहर रखें। और इसी तरह अपनी फिर ज़ाती ज़िंदगी में उन लोगों को अपनी अटेंशन और फोकस से भी बाहर रखें, और उन लोगों पर अपनी फोकस और अटेंशन दें कि जो उस सर्कल का हिस्सा हैं। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि आपने लोगों को किस तरह डील करना है, किस शख्स को कितना डील करना है, और किस शख्स के साथ आपने कैसी बाउंड्रीज़ को ड्रा करना है। ये वर्कशीट्स इंशाल्लाह जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं इंशाल्लाह इसको आई विल शेयर इट, आप लोग उसको फिल करिएगा। और अगर आप किसी में से किसी को भी कोई हेल्प की ज़रूरत हुई तो उसको आप पूछ सकते हैं मुझे, इन द ग्रुप भी पूछ सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। उसके ऊपर हेल्प कोई भी हो, आप इन चीज़ों को लाजमी यूज़ करिएगा। और जो चीज़ें मैंने आपको थोड़ी बहुत गाइड करने की कोशिश की टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के हवाले से, कि जो जहरीले रिश्ते हैं आप उनकी टॉक्सिसिटी से अपने आप को मैनेज करें, हमेशा अगले को मैनेज नहीं करें, अगले को कंट्रोल नहीं करें, अगले को चेंज नहीं करें। जिसने आपको अपनाना है उसने आपको एज इट इज़ ही अपना लेना है, उसने आपको आपकी खामियां नहीं गिनवानी। और जिसने आपको आपकी खामियां गिनवाना शुरू कर दी तो समझें कि वो आपसे उस तरह अटैचमेंट नहीं रखता जिस तरह आप समझ रहे हैं। तो इसलिए जो लोग आप पर बहुत ज़्यादा स्क्रीन रखते हैं और आपकी समझें कि तकलीफ़ में वो बज़ाहिर तो बड़े दुखी महसूस होते हैं, लेकिन दिल दिल में बड़े खुश होते हैं। और आपको मोटिवेट करने के बजाय आपकी गलतियां आपके सामने रखते हैं, और आपको आपकी अच्छी चीज़ पर कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, आपके लिए मोटिवेशन का बायस नहीं होते। बल्कि ऐसे लोगों से आपको ना फितरतन इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों से आप मिलना भी पसंद नहीं करते। कभी टाकरा हो जाए तो आप उनसे सलाम लेना भी पसंद नहीं करते। तो अगले इंसान के लिए यही काफ़ी होता है कि वो ज़िंदा रहते हुए अगले बंदे की नज़रों से गिर जाए। तो ये चीज़ होती है कि आपने अपनी ज़ात को कितना मजबूत बनाया है, और आपने हर बंदे की बात को अगर सर पे सवार करना है तो फिर ये समझें कि आपने अपना रिमोट लोगों के हाथ में दिया हुआ है, वो आपको जैसे मर्ज़ी चलाएं। इसलिए ये स्टेटमेंट लाजमी याद रखिएगा कि यू कांट कंट्रोल और चेंज द अदर पर्सन, यू कैन कंट्रोल एंड चेंज योर सेल्फ। एंड दूसरी चीज़ कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, क्या कहते थे, इस चीज़ से अपने आप को बाहर रखें। आप अपने आप को उतने ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और उतना ही कम आपका वक्त लगेगा लोगों को खुश करने में। तो कभी भी पीपल प्लीज़र नहीं बने, दुनिया किसी भी हाल में नहीं राज़ी होती। नेक लोगों को रियाकारी बोली जाती है कि ये रियाकार है, ये दिखावा करता है, ये है वो है। और जो बुरा इंसान है उसको कहते हैं कि ये बड़ा गुनाहगार है, ये बड़ा जो है वो बदतमीज़ है, ये है वो है। तो इसलिए दुनिया किसी हाल में भी आपसे कभी भी 100% खुश नहीं होगी। इसलिए आप अपनी ज़ात के अंदर पूरी कोशिश करें, अपने रिलेशनशिप में जिस तरह के भी हैं आप अपने आप को सिंसियर रखें, अपनी नीयत को साफ़ रखें, अपनी सच्चाई को अगले के सामने रखें।
और कभी भी कोशिश ना करें कि वो आपके फ़ैसले को माने। आप अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन कभी भी उसको अगले पर थोपें नहीं। अगले को पूरा हक होता है कि वो उसको रिजेक्ट करे या उसको एक्सेप्ट करे। तो रिलेशनशिप्स इन्हीं का नाम है। इसके अंदर कई अच्छे लोग भी आपको ज़िंदगी में मिलते हैं, जिनके साथ रिश्ता या दोस्ती आपके लिए बड़ी एक स्ट्रेंथ का बायस होती है। और कई ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो आपके लिए सिर्फ जहनी अज़ियत का बायस होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप जितनी जल्दी अपने दिमाग के ऊपर से झटक देंगे, उतना ही आसान आपके लिए अच्छा होगा। और आप स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट, इस तरह के ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको कम होंगे जब आपने लोगों पर, ऐसे लोगों पर तवज्जो देना बंद कर दी। तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें थी जो आप अगर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, तो आप खुद भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प फील करेंगे। आपको मिलेगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी फील होगी। और अगर आप किसी दूसरे को गाइड करते हैं और वो आपकी बात को इसी तरह माने जिस तरह आपने गाइड किया, तो उस शख्स को भी अच्छा फीडबैक आपको सुनने को मिलेगा। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं